Welcome back. We were doing the chapter that is Rise of Nationalism in Europe. And we have till now done. हम लोगों ने अब तक जो है what was nationalism मतलब nationalism का क्या definition है वो उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन के मतलब की measures then what were the after effect of 1815 जो वॉर हुआ था उसके बाद then what was how did Greece get its independence यहां तक हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं now we are moving towards the next one that is the romantic imagination and national feeling. Now what question you will get, please do not confuse this word with anything wrong. यहाँ पर the romantic imagination and national feeling refers to the poems, folklore, then music, anything which gives us pleasure. Then also language. इसमें आपके एग्जाम में हाउ डिड लैंग्वेज प्ले अ रोल, तो आपको उसके अंदर सिर्फ लैंग्वेज वाला बताना है, लेकिन अगर आपके में पूरा आता है पोएम फोकलोर तो फिर आपको इसमें एक्सप्लेन करना है, बिकॉज ये दोनों क्वेश्चंस अलग अलग से आए हुए हैं. व्हाट डज इट मीन इज कि व्हेन द मूवमेंट्स वर टेकिंग प्लेस वहां पर एज सच देयर वाज नो हार्श मूवमेंट, लेकिन whenever there was a movement तो लोग अपने पोएम्स के थ्रू, लोग अपने फोकलोर्स यानी कि उनकी जो लोक कथाएं होती हैं उनके थ्रू एंड लैंग्वेज को उन लोगों ने अपना धार बनाया था, and that is how they wanted to show they belong to that language, that country. ठीक है, अब ये वाले पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आपका आया है वो पहला है दिस, कल्चर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द आइडियाज ऑफ नेशन. मतलब दिस इज द क्वेश्चन, दिस वाज द क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन था. Art and poetry, stories and music help express and shape nationalist feelings. Now let us first look at the romanticism. Romanticism class 10 is a national move, ये cultural movement है. Now यहाँ पे romantic का मतलब होता है when we are creating something very imaginative, सुनने में जो सुंदर लगता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल वी से वाओ द मतलब की उसकी जो आंखें वो झील जैसी हैं, और द वर्ड झील जैसी, इट्स अ ब्यूटिफुल फीलिंग. तो रोमांटिज्म इज समथिंग द आर्टिस्ट who criticize the glorification of reason and science and focused instead on emotions and mystical feelings. उनका अपने गानों के थ्रू, पोएम के थ्रू दे वांटेड टू मतलब कि शेयर द सेंस ऑफ कलेक्टिव हेरिटेज. इंडिया के अंदर भी था, हम लोग मातृभाषा, हमने जो है वंदे मातरम, व्हेन इंडिया में नेशनल मूवमेंट हुआ था वी आल्सो हैड फोकस्ड ऑन दीज एरियाज. तो पहला हमारा है रोमांटिक सच एज जर्मन, ये 1-1 मार्कर में आया है, दे आर ऑल 1 मार्कर. The German philosopher Johann Gottfried Herder claimed that true German culture was to be discovered among common people. और पेपर में क्वेश्चन है what is das Volk? It is not walk, it is Volk. आप लोगों ने Volkswagen सुना होगा, it's not Volkswagen, it is Volkswagen. So das Volks means common people. It's a 1 marker question. उनका मानना था there should be unity among the common people. It was through the folk songs, poetry, dances that the true spirit of nation, that is Foxy, was popularized. So collecting and recording these form of folk culture was essential.
तो कई लोगों ने अलग अलग तरीकों से किया. फॉर एग्जाम्पल, पेपर्स क्वेश्चन है एवरीथिंग. ग्रिम्स ब्रदर, ग्रिम्स ब्रदर जो थे, ही वॉज, इन लोगों ने क्या किया था, ये जगह जगह जाते थे एंड दे विलेज से, एंड दे यूज टू राइट द फेरी टेल्स, जो लोग कहानियां, लोक कथाएं बनाते थे उनको. एंड इन्होंने अपने इस फेरी टेल्स के थ्रू जो है, उन्होंने नेशन बिल्डिंग को हेल्प किया बाय पब्लिशिंग द बुक्स फॉर द चिल्ड्रन. They did not want the French domination, so they wanted the German culture. तो उन्होंने जो है by collecting around 33 वॉल्यूम, उन्होंने जर्मन लैंग्वेज में बच्चों के लिए जो है बुक्स बनाई थी, ग्रिम ब्रदर्स ने. दिस इज हाउ दे, मतलब कि had popularized. Secondly, मतलब और कौन कौन थे? There were many people, like there was Karl Karpunski, जिसने अपने ओपेरा एंड म्यूजिक के थ्रू जो है, he had tried to polonize, मतलब कि नेशनल सिंबल. सिमिलरली लैंग्वेज, आपके पेपर का ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका अलग से आया हुआ. The emphasis on vernacular. Vernacular होता है class 10, the local language. And collection of local folklore was not just to recover the ancient national spirit, but also to carry the modern nationalist message. This was especially in the case of Poland, जो कि पहले आपका रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया का था. Poland no longer existed as an independent territory, क्योंकि पोलैंड का हिस्सा जो है, that had been given to Russia. Now it is an independent state. तो वहां पर कैसे लोगों ने किया था, what happened there, ये पूरा 3 मार्कर क्वेश्चन है, an important question. ये रहा, this is the question which is given here. एंड पेपर के अंदर विद रेफरेंस टू पोलैंड करके आया हुआ है. So you have to write from this. Language too played an important role for developing nationalist sentiment. After Russian occupation, मतलब रशिया ने जब ऑक्युपाई कर दिया था पोलिश, मतलब पोलैंड को, तो जब पोलिश लैंग्वेज वाज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल एंड रशियन लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड एवरीवेयर, उन लोगों ने क्या किया, पोलिश, पोलैंड का जो लैंग्वेज है पोलिश, उसको हटा दिया. In 1831, an armed rebellion against Russian rule took place, which was ultimately crushed. Following this, many members of the clergy in Poland began to use language as a weapon of national resistance. वो अपनी रेजिस्टेंस को बताने के लिए अपनी लैंग्वेज जब वो फोर्स करते थे, तो जबरदस्ती अपनी लैंग्वेज में बोलते थे. Polish was used for church gatherings and all religious instruction. As a result, a number of priests and bishops were sent to jail or sent to Siberia. साइबीरिया आपका सबसे कोल्डेस्ट एरिया है एंड रशिया के पास में है, तो वहां भेज देते थे एज अ सिवियर पनिशमेंट. उसके बावजूद द पीपल डिड नॉट स्टॉप, उन्होंने अपनी लैंग्वेज को रिस्पेक्ट किया. The use of Polish came to be seen as a symbol of struggle against Russian dominance. उन्होंने अपने लैंग्वेज के थ्रू ये बोलने की कोशिश की that we don't want to learn your language, we want to learn ours. So this was how, यानी कि म्यूजिक, पोएट्री के थ्रू किया. Then they did it through the folk tales, जैसे ग्रिम ब्रदर्स ने किया, लैंग्वेज के थ्रू किया, and through different medium they tried to show their resistance. अपने resistance को उन्होंने show करने की कोशिश की. This was how people wanted to show their anger. Now that was the period. इस वाले में से कौन सा पेपर में आएगा? इस वाले में से आता है ये वाला. This is the question. Yeah, write a short note on Cilician weavers. Why it happened? Why it happened? In 1830, the 1830 were years of great economic hardship in Europe. The first half was enormous increase in population. In most countries there were, मतलब जॉब्स कम थे, मतलब लोग ज्यादा थे. पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज वर माइग्रेटिंग
Therefore, they had to live in overcrowded slums. Even in India, it was the same case. Small producers in town were often faced with stiff competition क्योंकि उस जमाने में धीरे धीरे मशीनें आ रही थी, तो मशीनों से जो है आपके चीप मशीन सामान होता था, तो लोग उसको खरीदते थे. This was so especially in textile production, which was carried out mainly in home or small workshop and was only partly mechanized. In those regions of Europe where the aristocracy still enjoyed power, the peasants struggled under the burden of feudal dues and obligations. मतलब शहरों में प्रॉब्लम क्या थी? मशीनें आ गई थी, तो एम्प्लॉयमेंट आपका कम हो गया था. देयर वॉज कॉम्पिटिशन. वेरएज इन द रूरल एरियाज जो पीजेंट्स होते थे उन लोगों के लिए उनको जो फ्यूडल ड्यूज देने होते थे, जहां पर एरिस्टोक्रेसी अभी भी था, उन लोगों वो लोग परेशान थे. प्राइस ऑफ द फूड जो है वो इंक्रीज हो गया. और ऐसा ही एक साल था 1848. 1848 was one such food shortage and widespread unemployment throughout, which brought population of Paris on the road. Barricades were created and Louis Philippe was forced to flee. ये हम लोग ऑलरेडी फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ चुके हैं. अब हमारा क्या है? A national assembly was proclaimed. ये भी हम कर चुके हैं. National workshop was provided to provide employment. Earlier in 1845, weavers in Silesia. Silesia is a place. वहां जो कॉन्ट्रैक्टर थे ना, वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट में काम करते थे, हम मतलब कि ओवरऑल पहले जमाने में, आई एम टॉकिंग अबाउट ओवरऑल पहले जमाने में क्या होता था. मशीन अभी आपका क्या होता है, आप जाकर फैक्ट्री में काम करते हो, राइट? यू गो एंड वर्क इन द फैक्ट्री. पहले क्या होता था, फैक्ट्रीज नहीं होती थी ऐसी बड़ी बड़ी. पीपल यूज टू वर्क इन देयर ओन होम. उनको एडवांस मिलता था एंड दे हैड टू मेक व्हाटएवर उनको जो जिस चीज के लिए मिलता था, इफ इट वाज क्लोथ वीविंग. एंड देन ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते थे, दे वुड टेक दीज थिंग्स टू द अर्बन एरियाज, टू द सिटीज, वहां सेल ऑफ करते थे. लेकिन नॉर्मली दे वुड बी सप्रेसिंग द वर्कर्स. उनको दबाते थे, उनको कम पैसा देते थे. और ऐसा ही हुआ इन सिलेसिया. In Silesia, the weavers led a revolt against the contractors who supplied them raw materials and gave them orders for finished textiles, but drastically reduced their payment. The journalist Wilhelm Wolff described this Silesian event. क्या हुआ था वहां पे? There were around 18,000 people. Cotton weaving is the most widespread occupation. The misery of the worker is extreme. The desperate need for job has been taken advantage by contractors to reduce the price. उन्होंने prices reduce कर दिए. एक दिन गुस्से में a large crowd of weavers emerged from their home, marched in pair to the mansion of their contractors, demanding higher wages. They were treated with scorn and threats. उनको गुस्सा किया गया, उनको धमकी दी गई. तो उन लोगों ने क्या किया? They made their way into the house, smashed its elegant window, pane, furniture, porcelain. मतलब उन्होंने उनके घर को तोड़फोड़ कर दिया, उनके स्टोर हाउस को तोड़फोड़ कर दिया, एंड जितना भी सामान था सबको इधर उधर फैला दिया. और जो कॉन्ट्रैक्टर था, he had to flee to some other neighboring village. लेकिन उसको कोई मतलब शेल्टर नहीं कर रहा था. बाद में आर्मी वहां पर आई एंड अराउंड 11 वीवर्स वर शॉट डेड. This is called as the Silesian मतलब कि. Right now this same question class 10th, यहाँ पर जो यहाँ दो चीजें दी है, एक ये है डिस्कस द कॉज ऑफ द सिलेसियन रिवॉल्ट. तो सबसे पहले आपको कॉज में ये वाला बताना है कि उनको जो है पेमेंट कम देते थे, एंड देन व्हाट दे डिड इट, उन लोगों ने जो अटैक किया था. अगर यही क्वेश्चन ऐसे आता है, राइट अ रिपोर्ट, तो भी आपको यही बताना कि जो वीवर्स थे, देवर ऑल, वो लोग सब परेशान थे. सो दे हैड मतलब कि दे मार्च्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्टर्स हाउस
एंड देन दे मतलब उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर से रिक्वेस्ट किया टू इंक्रीज देयर वेजेस. व्हेन द कॉन्ट्रैक्टर स्कोल्डेड देन स्कॉन देम, देन दे ऑल अटैक और उसके घर को जो है उन्होंने लूटा. लेटर ऑन 11 वीवर्स फ्रॉम द ग्रुप वर शॉट. ये आपको इसमें लिखना है. द क्वेश्चन कैन कम इन बोथ द एरियाज, राइट. तो दिस इज हाउ डिफरेंट एरियाज के अंदर कहीं पर लोग छोटी छोटी चीजों से, लाइक वीवर्स जो थे वो छोटी चीजों से, कहीं पे पोएम से, लैंग्वेज से, म्यूजिक से, दे वर ट्राइंग टू एक्सप्रेस देयर डिसेंट, अपनी तकलीफों को बताने की कोशिश कर रही थी. नाउ वी वुड मूव टूवर्ड्स जर्मनी. अब हम लोग एक एक करके वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट स्टेट्स जिन्होंने जो है आजादी पाई थी, या फिर दे बिकेम वन नेशन स्टेट विथ डिफरेंट मेथड्स. द वेरी फर्स्ट वी वुड बी रीडिंग अबाउट इज जर्मनी, फिर इटाली, फिर ब्रिटेन, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट विल बी द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ये जो अभी तक पढ़ा था ये उस जमाने में जो परेशानियां थी वो थी. Parallel to the revolts of the poor, unemployed, and starving peasants and workers in many European countries, in 1848, a revolution led by educated middle class was underway. Events of February 1848 in France had brought about the abdication of the monarch, क्योंकि उसको पकड़ लिया गया था और वहां पर रिपब्लिक यानी कि आपके मैक्समिलन रॉबिस्पियर जो था उसने वहां पर रिपब्लिक एस्टैब्लिश किया था. मतलब दिस वी हैव ऑलरेडी डन. इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप वेयर इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट, जैसे आपका जर्मनी, इटाली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, दे ऑल्सो, वहां पर भी जो लोग थे दे कंबाइन द डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विथ नेशनल यूनिफिकेशन. उन्होंने भी सेम डिमांड किया. वहां पर क्या था, नेशनल असेंबली हैड बीन देयर, इट हैड abdicated, then there was constitutional monarchy, then there was republic. They took advantage of growing popular unrest, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं. उन्होंने उन सब चीजों का फायदा उठाया, and combinedly they wanted to have the nation state on parliamentary principles, जिसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, फ्रीडम ऑफ प्रेस हो. तो सबसे पहला हमारा आता है जर्मन. जर्मनी को जैसा आज हम जानते हैं, इट वाज नॉट देयर. जर्मनी एंड प्रशिया दो टू डिफरेंट एरियाज थे. राइट नाउ दे बोथ आर कंबाइंड. In the German regions, a large number of political associations, जिनके members आपके थे सिर्फ the professionals, businessmen, prosperous artists, ये सब साथ में आए. And they wanted to have, जैसे फ्रांस में था नेशनल असेंबली, वैसा ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बनाना चाहते थे. On 18th May 1848, 831 representatives marched in the festive procession to take their place in the Frankfurt Parliament in Church of St. Paul. ये सारा वन मार्कर क्वेश्चन है क्लास 10. कहां पर ये हुआ था? Where was the Frankfurt Parliament convened? तो it was Church of St. Paul. वहां पर they drafted a constitution जिसमें they wanted constitutional monarchy. When the deputies offered, जब इन 6 हमारे 831 जो लोग थे, इन्होंने फ्रेडरिक विलियम को ऑफर किया टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, तो उसने रिफ्यूज कर दिया. नॉट ओनली ही रिफ्यूज, he joined other monarchs to oppose the elected representative assemblies. ऐसे assemblies को करने के लिए बाकी जो आसपास के होते थे उनको भी. While the opposition of aristocracy and military became stronger, the social basis of parliament eroded. अब जो लोग थे वो लोग कम थे. The parliament was dominated by the middle class who resisted the demand for worker and artisan and constantly lost their support. जो गरीब होते थे उनको ये लोग अपने साथ रखना नहीं चाहते थे. इस वजह से नेशनल असेंबली में जो लोग थे
वो धीरे धीरे कम हो रहे थे, और इसका फायदा उठाकर द ट्रूप्स वर कॉल्ड एंड द असेंबली वाज फोर्स्ड टू डिसबैंड। मतलब देयर वाज नो कॉन्क्रीट रिजल्ट ऑफ द नेशनल असेंबली जो जर्मनी में बनी थी। द इश्यू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू विमेन वाज कंट्रोवर्शियल। भाई उनमें विमेन भी थी, लेकिन विमेन को कोई राइट्स नहीं मिलते थे। Women had formed their own political association, founded newspaper, taken part in political meetings and demonstration, but they were denied to suffrage right during the elections of assembly. When the Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul, women were admitted only as the observer to stand in the visitors gallery. उनको कोई right नहीं मिला, visitors भी उनके साथ नहीं थे। This has come in the exam also. ये picture आई हुई है, ये क्या है? This is the Parliament at St. Paul. Though conservative forces were able to suppress liberal movements, they could not restore the old order. मतलब जो पहले एरिस्टोक्रेट्स थे, उन्होंने लिबरल मूवमेंट्स को थोड़े टाइम के लिए दबा कर रखा, बट पूरी तरीके से नहीं। Monarchs were beginning to realize that the cycles of revolution and repression could only end by granting concession to the liberal national revolutionary. So, कई जगहों पर स्पेसिफिकली इन द सेंट्रल एंड ईस्टर्न उन लोगों ने जो है चेंजेस किए। सर्फडॉम का मतलब होता है एक तरफ से बॉन्डेड लेबर, इनको अबॉलिश किया। द हैब्सबर्ग रूलर ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगेरियन, जो हंगेरी उनके नीचे था ऑस्ट्रिया, उनको थोड़ा सा ज्यादा, मतलब दे वर गिवन मोर पावर्स। स्टिल दे वर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंडिपेंडेंट। After 1848, nationalism in Europe moved from association with democracy and revolution. Now they were mobilized by conservative for promoting state power and achieving political domination. अब आया जर्मनी। सबसे पहले we would be reading about Germany. जर्मनी में 1848 से स्टार्ट हो गया था, and they tried to unite the different regions of German Confederation into a nation state governed by elected parliament. This liberal initiative of national building was, however, repressed by combined forces of monarchy and military supported by large landowners. One of the very, very common question, who are Junkers? या हु वर जंकर्स? जंकर्स आपके होते थे लार्ज लैंड ओनर्स। ये लोग नहीं चाहते थे कि पीपल शुड रेजिस्ट अगेंस्ट देम, इनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करें। तो मोनार्की के फोर्सेस, मिलिट्री एंड जो बड़े बड़े रिच आपके लैंड ओनर्स होते थे, ये लोग जो है इन नेशनलिस्ट को दबाने की कोशिश करते थे। From then on, Prussia took the leadership of the movement for national unification, और उनका मिनिस्टर था Otto von Bismarck. He is called as the architect of Germany. आपके पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्कर। There were 3 wars over 7 years with Austria, Denmark and France. और प्रशिया जो है इट सक्सीडेड, एंड अल्टीमेटली आपका जर्मनी एंड प्रशिया वाला जो एरिया था दैट वाज यूनिफाइड, एंड ऑन इन जनवरी 1817 द जर्मन एम्परर वाज crowned as the emperor for the entire Germany. पहले जो 2 पोर्शंस अलग अलग थे जिस पर ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस जो है उन लोगों ने अपना कंट्रोल रखा हुआ था, उनको वहां से हटाकर it was confederate into one single nation, and it was on 18th January 1871 जहां पर जर्मन स्टेट के प्रिंसेस आए हुए थे, representatives of army, Prussian minister
ऑटो वॉन बिस्मार्क, ये सारे आए थे इन द हॉल ऑफ मिरर्स इन पैलेस, और उन्होंने केजर विलियम वन ऑफ प्रशिया को जो है वहां का एम्परर बना दिया। और प्रशिया के जो भी आपके मतलब कि उनके जो रूल्स थे दैट वाज फॉलो। द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड demonstrated the domination. The new state placed a strong emphasis on modernizing the currency, banking, legal, and judicial systems in Germany. Prussian measures and practices often became a model for rest of Germany. Today we don't know what is Prussia, but we know what is Germany. तो उस तरीके से जर्मनी जो है it came into one single nation state. लेकिन कैसे हुआ था? जब ऑटो वॉन बिस्मार्क जो है उसने ये बीड़ा उठाया, he took this and then he was the one जिसने प्रशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी के सहायता से he had unified the people. Then there were wars, 3 wars, and ultimately Prussia was the winner, and Prussia and Germany आपका जो है unify हो गया. It started in 18th May, on 18th May, and it ended in on 18th January. पर्सनली ये दोनों दिन जो है ना मेरे लिए बहुत मायने रखते. 18th May is my sister's birthday and 18th January is my parents' wedding anniversary. So I remember these dates very easily. मुझे बहुत आराम से ये डेट्स हमेशा याद रहे हैं. तो दिस इज हाउ जर्मनी आपका जो है इट हैड कम इनटू वन सिंगल नेशन. नाउ सेकेंड इज इटली. अगर हम लोग आज की डेट पर देखते हैं ना, आई थिंक द मैप इज गिवन, ये रहा. तो ये जो इटली है इट वॉज अ पैच ऑफ डिफरेंट स्टेट्स. मतलब अगर आप ऊपर देखो, सर्दिनिया यहाँ पर है, देन दिस इज वन, लोम्बार्डी यहाँ पर है, वेनिशिया यहाँ पर है, दिस इज द पेपल स्टेट, दिस इज द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, एंड दिस वाज आल्सो वन ऑफ द. लेकिन ये पूरा का पूरा ऐसे यूनिफाई हुआ. यू सी देयर आर डिफरेंट कलर्स, और बाद में आप देखते हो एवरीथिंग इज इन द सिंगल कलर, दैट इज आपका पर्पल. तो ये यूनिफाई कैसे हुआ था? यहाँ पर दीज, ये जो ऊपर की जगह थी, देवर रूल्ड बाय डिफरेंट एम्परर्स. नीचे वाला जो था इट वाज रूल्ड बाय डिफरेंट एम्परर्स. बीच वाला जो था इट वाज रूल्ड बाय डिफरेंट एम्परर्स. जो एक्चुअल इटली था वो सिर्फ इस जगह रूल हुआ. The rest were ruled by different peoples. Even though they spoke the same language, but their rulers were different. और वहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि इटली वॉज नॉट अ वेरी what you call as literate nation. Still वहां पर जो है with the help of revolutionaries, ये जो 7 के 7 states थे, they were unified into single Italy. So how it had? Like Germany, Italy had a long history of political fragmentation. Fragmentation मतलब अलग अलग जगह. फ्रैगमेंट का मतलब हो जाता है अलग अलग जगह. मतलब it was divided over several dynastic state as well as multinational Habsburg Empire. During the middle of 19th, it was divided into 7 states, of which only Sardinia Piedmont was ruled by the Italian princely house. जो नॉर्थ था इट वाज अंडर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, सेंटर पेपल यानी कि पोप के अंदर, एंड जो सदर्न रीजन थे देवर अंडर द बोर्बोन किंग्स ऑफ स्पेन. इवन इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट एक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म. मतलब अलग अलग, जैसे हम हिंदी को भी अलग अलग तरीके से बोलते हैं वैसे. और इन सबको किसने किया था? हु इज कॉल्ड एज द आर्किटेक्ट ऑफ इटली? गिसेप मजनी, ऑटो वॉन सॉरी कैवर, ये सब जो है, काउंट कैवर, ये लोग जो है दे आर कॉल्ड. गिसेप मजनी वही था जिसने सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थी. सीक्रेट इटली, सीक्रेट यूरोप.
he had sought to put together a coherent program for unitary Italian republic. He had also formed a secret society called Young Italy for the dissemination of his goal. The failure of uprising both in 1831 and 48 meant mantle now fell on Sardinia Piedmont under its ruler Victor Emmanuel II. अब वो उसको करना था. In the eyes of ruling elites, जो लोग वहां पे रूल कर रहे थे, a unified Italy offered them possibility of economic development and political dominance. And it was, जैसे वहां ऑटो वॉन बिस्मार्क था, यहाँ पर it was चीफ मिनिस्टर काउंट केवॉर. आपके बैक में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन चीफ मिनिस्टर काउंट केवॉर. उसने जो है यहाँ पर ही टुक दिस मूवमेंट. He was neither a revolutionary not a democrat. In fact, वो फ्रेंच ज्यादा अच्छा बात बोलता था rather than Italian. But through a tactful diplomatic alliance with France engineered by Cavour, उसने उनके साथ में जो है बातचीत से उसने उनके साथ गठबंधन बनाया. And Sardinia Piedmont succeeded in defeating Austrian forces. सबसे पहले ऑस्ट्रिया को हटाया. Then from regular troops के अलावा there used to be volunteers. एक तो होते हैं आर्मी, दूसरे होते हैं वॉलंटियर्स. उन्होंने अंडर द लीडरशिप ऑफ गिसेप गरिबल्दी, ये दूसरा आदमी है, गिसेप मजनी दूसरा है, दे ऑल्सो ज्वाइन दिस. देन ये सब मिलकर दे मार्च्ड इनटू साउथ इटली एंड किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, और वहां से जो स्पेनिश रूलर्स थे उनको वहां से भगा दिया. इन दिस मैनर in 1861 Victor Emmanuel II was proclaimed as the king of United Italy. So how did it मतलब की हुआ? It was divided into 7 different states. ऊपर ऑस्ट्रिया था, नीचे स्पेनिश रूलर से, बीच में पोप था. लेकिन पहले काउंट केवॉर ने ऊपर ऑस्ट्रियन प्रिंस को हटा दिया. उसके बाद दे मतलब की मार्च टूवर्ड्स द सदर्न स्टेट्स. सदर्न स्टेट्स में आपके स्पेनिश रूलर्स थे, उनको उन्होंने गिसेप गरिबल्दी एक वॉलंटियर, उनके साथ जो लोकल पीजेंट्स, इन सब ने मिलके वहां से जितने भी आपके राजा थे उनको भी हटा दिया. और जो ओरिजिनल राजा था इटली का विक्टर इमैनुअल, उसको वहां का राजा बना. However, much of the Italian population, among whom rates of illiteracy was very high, remained blissfully unaware of this ideology. उन्होंने जस्ट ज्वाइन किया था क्योंकि उनका नेता उनको कह रहा था, उनको इसके बीच के जो नेशनलिस्ट मूवमेंट था वो कुछ नहीं पता था. The peasant masses who had supported Garibaldi had never heard of Italia and believed that La Talia was Victor Emmanuel's wife. ये जो ला तालिया था, this was only a slogan they used to speak. लेकिन उनको जब वो लोग बोलते थे ला तालिया, तो उनको लगता था वो विक्टर एमानुअल की वाइफ का नाम है. मतलब लॉन्ग लिव इटालिया जब बोलते थे तो उनको लगता था दैट वाज अबाउट मतलब की हिज वाइफ. उनको नहीं पता था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इटालिया यानी कि इटाली, एंड ला तालिया इटाली जिंदाबाद. दे डिड नॉट अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स. बट इवन दो they did not understand, still they gave their support to Giuseppe Garibaldi and everyone for this. मतलब उनको नहीं पता था वो कौन से मूवमेंट में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना सपोर्ट दिया. ये आपका है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गिसेप गरिबल्दी. मतलब ही वाज मतलब कि कैसे वो एक फ्रीडम फाइटर था. देन ही केम फ्रॉम अ कोस्टल ट्रेड से था, वो मजनी को फॉलो करता था. देन ही वाज सेंट टू एग्जाइल आल्सो, बट देन ही वाज द वन जो रोम में यूनिफिकेशन ऑफ इटाली के दौरान जो है वॉलंटियर्स के साथ गया था. दे यूज्ड टू वियर द रेड शर्ट्स, उनको बोला जाता था रेड शर्ट्स. And this is how they had finally got the Italy its freedom. यहां तक आप लोगों ने जो पढ़ा है वो है
अबाउट जर्मनी. पेपर में बिल्कुल अलग अलग क्वेश्चन आएगा. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन यूनिफिकेशन ऑफ इटाली. आपको उसके पॉइंट्स लिखने हैं. नाउ इफ यू सी इट इज रिटन स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? ब्रिटेन में कोई मूवमेंट नहीं था. ब्रिटेन कोई अलग अलग नेशन नहीं था. इनफैक्ट जो ओरिजिनल इंग्लैंड है वही आपका था. लेकिन इंग्लैंड के ऊपर स्कॉटलैंड, नीचे वेस्ट और थोड़ी दूर में आयरलैंड. ये 4 अलग अलग स्टेट्स थे जहां पे आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेस्ट पुअर थे. आयरलैंड में तो लोग चाहते थे दैट दे शुड बिकम पार्ट ऑफ ब्रिटेन, लेकिन स्कॉटलैंड एंड वेस्ट नहीं चाहते थे. आयरलैंड में कुछ लोग वो भी थे जो नहीं चाहते थे दैट दे शुड बी पार्ट ऑफ ब्रिटेन, बट देवर, उनको तो क्रश कर दिया गया. मतलब उनके उनके जो अपराइजिंग्स थी उसको खत्म कर दिया गया. एंड ब्रिटेन के पास मोनार्कियल पावर था, वेल्थ था, और इसी दोनों पावर की वजह से they could easily combine Ireland, Scotland, West into one single country called the UK, that is Great Britain. मैं वहां लोग नहीं चाहते थे they have to be part of Great Britain. वहां ग्रेट ब्रिटेन ने लोगों को एक कर दिया था. एंड टुडे वी नो यूके. जो यूके है वहां इंग्लैंड भी है, स्कॉटलैंड भी है, आयरलैंड भी है. दे आर ऑल पार्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. The model of the nation state, some scholars have argued, is Great Britain. In Britain, ये आपके पेपर का क्वेश्चन है. This is the question of your exam. It was not the formation of nation state was not a result of such sudden upheaval or revolution. It was a long drawn process. ये जानबूझ के किया गया प्रोसेस था. There was no British nation prior to 18th century. वहां पर आपके लोग थे इंग्लिश, वेस्ट, स्कॉट और आयरिश. All of them had their own cultural and political tradition. But as the English, इसमें इंग्लिश सबसे ज्यादा रिच था. मतलब ये 4 अलग अलग एरियाज थे. लेकिन the English steadily grew in wealth, importance and power, and it was able to influence this power on other nations. The English Parliament, which seized the power from monarchy in 1688, at the end of a protracted conflict, was the instrument through which a nation state with England at its center came to be forged. मतलब इंग्लिश जो थे वो इतने इंटेलिजेंट थे, उन्होंने मोनार्की से दे हैड टेकन अवे द पावर. एंड अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ यूनियन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, आपका यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना. विच एक्ट 1707. द ब्रिटिश पार्लियामेंट henceforth dominated by its English member. The growth of British identity meant Scotland's distinct culture and political institutions were systematically suppressed. The Catholic clans मतलब the people जो वहां पर रहते थे उनके साथ में बहुत बुरा बर्ताव हुआ whenever they wanted their independence. The Scottish Highlanders were forbidden to speak their language or wear their national dress, and they were forcibly driven out of their home. आज भी स्कॉटलैंड इज पार्ट ऑफ इंग्लैंड. आयरलैंड suffered a similar fate. It was a country deeply divided between Catholics and Protestants. ये वाला पोर्शन एक्चुअल में आपके उसमें भी था पॉलिटिकल साइंस में, बट अब डिलीट हो गया है. The English helped the Protestants of Ireland to establish their dominance. इंग्लिश जो है वो मतलब उन्होंने डिवाइड एंड रूल किया. कैथोलिक्स आपके ओल्ड स्कूल, प्रोटेस्टेंट्स आपके मॉडर्न. कैथोलिक जो है दे इवन ट्राइड टू रिवॉल्ट वॉल्फटोन एंड हिज यूनाइटेड आयरिशमैन, लेकिन दे कुड नॉट. अल्टीमेटली Ireland was forcibly incorporated in UK in 1801. When Ireland, Scotland, West ये सब ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट बन गया, तो इन लोगों ने जो है सिंबल ऑफ न्यू ब्रिटेन
and in the Union Jack, the blue and red color. National anthem, God Save Thee, Our Noble King, and English language as the national language को promote किया. And even today it stands. हाँ, उसके बाद आपका जो है आज भी जो मोनार्की है वो हेड होता है, whether it is a king or the queen, and उनके नीचे आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं. And presently Rishi Sunak is the prime minister for Great मतलब कि UK. तो इन अनदर वर्ड, इन अनदर लैंग्वेज अगर हम कहें तो पहले आपका जो ग्रेट ब्रिटेन था, इट वाज नॉट व्हाट इट इज राइट नाउ. वो ऐसा नहीं था. ब्रिटेन अपने में, इंग्लिश एक अलग जगह है, इंग्लैंड अभी भी है, वेस्ट नीचे की तरफ, स्कॉटलैंड ऊपर की तरफ, एंड आयरलैंड थोड़ा अलग. आयरलैंड में लोग जो है वो प्रोटेस्टेंट्स, मॉडर्न थे, रिच थे, वो चाहते थे दैट आयरलैंड शुड बी पार्ट ऑफ इंग्लैंड. वेयर जो कैथोलिक जो वहीं के रहने वाले थे, दे वांटेड डेमोक्रेटिक आयरलैंड, लेकिन उनका मतलब कि दे कुड नॉट सक्सीड. एंड ब्रिटिश के वेल्थ एंड पावर की वजह से स्कॉटलैंड जो 1707 में उनका हिस्सा बन गया, एंड आयरलैंड जो 1801 में उसका हिस्सा बन गया, इट ऑल कन्फिस्केटेड इनटू वन ग्रेट ब्रिटेन, जिसके अंदर आज भी द सेम इज देयर, यूनियन जैक, इंग्लिश एज द नेशनल लैंग्वेज, एंड नेशनल एंथम गॉड सेव द किंग. तो दिस इज हाउ ग्रेट ब्रिटेन वाज फॉर्म. मतलब ब्रिटेन में कोई ऐसा नहीं था जिसमें लोग चाहते थे दे शुड बिकम पार्ट ऑफ ब्रिटेन. इट वाज ब्रिटेन जिसने लोगों को अपना पार्ट बनाया. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्ट्रेंज केस. नेक्स्ट इज many people used different kinds of symbols. हमारे यहाँ भारत माता, हमारे यहाँ पर वंदे मातरम सॉन्ग्स, सदर्न फोकलोर्स, ऐसे कई चीजें यूज हुई थी. Similarly, there also they used to have the allegory. What is allegory? An abstract idea जो सचमुच में नहीं एग्जिस्ट करता. समथिंग जैसे हम लोग कहते हैं ना भारत माता, और जिस दिन 26 जनवरी होती है या 15 अगस्त होता है तो हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को वैसा बनाते हैं भारत माता. दैट इज ओनली एन एलिगोरी. हम ऐसा विजुअलाइज करते हैं. While it is easy enough to represent a ruler through a portrait or statue, मतलब हम तो रूलर को जानते हैं, हमारा रूलर है, उसकी फोटो हम जानते हैं, लेकिन एक नेशन को क्या आप शक्ल दोगे, इंडिया को क्या शक्ल दोगे? Artists in 18th and 19th centuries found a way out to personify nation. उनको nations were personified as female figures, क्योंकि females are more patient. The female form was chosen to personify the nation, did not stand for any particular wife. एक general सबके लिए, मतलब it was an allegory. Why female, not male? Male are masculine, brave. Female are patient. वो लोग सहती हैं. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ था? दे हैड यूज लिबर्टी, जस्टिस, रिपब्लिक. उन्होंने ब्लाइंड फोल्डेड आपके जो वुमेन कैरिंग द वेइंग स्केल, ब्रोकन चेन, ये यूज किया था. सिमिलरली फीमेल एलिगोरीज वर इन्वेंटेड इन अदर पार्ट्स ऑल्सो. इन फ्रांस, जो जैसे हमारे यहाँ भारत माता है, फ्रांस की जो मदर, उनको बोला जाता था मैरियन. इट इज अ क्रिश्चियन नेम. Her characteristics were liberty and republic, red cap, tricolor, the cockade. Statues of Marian were erected in the public areas तो कि लोग उनको देखें, and उनके images were there on the coins and stamps. And in Germany, Germania became the allegory. वहां का मरियान है और यहाँ का जर्मनी. और वो क्या वियर करती है? ओक लीव्स, बिकॉज इट स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म. दिस इज वन फिगर विच इज अ पेंटिंग विच वाज मेड बाय फिलिप बीट. ये पेपर में आया था 1848 में. जो बना था वो किसने बनाया था? दिस इज आपका मैच द कॉलम में आता है. ब्रोकन चेन इज फॉर फ्रीडम. ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल इज फॉर स्ट्रेंथ.
ओक लीव्स ग्रीन कलर, heroism. स्वॉट हमेशा लड़ने के लिए तैयार. ऑलिव ब्रांच अगेन पीस. ब्लैक रेड एंड गोल्ड जो कि आपका फ्लैग था पहले बट इट वाज बैंड. रेज ऑफ राइजिंग सन, बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा. These are some of the female figures which were there उस वक्त में कमीशन किया गया. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पहले हमने पढ़ा हाउ जर्मनी बिकेम अ सिंगल नेशन. सेकेंड, पहले ग्रीस, फिर जर्मनी, फिर इटाली, एंड देन द केस ऑफ ब्रिटेन. यानी कि आज का जो हमारा मैप है, फ्रांस, स्पेन, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी, इटाली, पोलैंड, ये सब बन गए. दे ऑल वर फॉर्म, बट देर वर सम एरिया, कुछ आपके एरियाज ऐसी थी ऑन द वर्ल्ड मैप जो कि काफी विच वर अंडर व्हाट यू से कॉन्फ्लिक्ट्स, एंड दैट वाज आपका ये वाला जो आज का हमारा है, दैट इज स्पेन, फ्रांस, ये आपके जो है बन गए. बट ये जो एरिया है विच केम अंडर ऑटोवन एम्पायर, दैट इज बल्गेरिया, रोमानिया, सर्बिया, इनमें हमेशा जो है आपस में झगड़े होते. दिस एरिया एक्चुअली इज अ वेरी प्रोमिनेंट एरिया. ये एरिया बहुत प्रोमिनेंट है. यहाँ पर यू हैव द रिसोर्सेस, लेकिन यहाँ जो लोग रहते हैं दे बिलोंग टू डिफरेंट कल्चर एंड दे वर फियर्सली जेलस ऑफ ईच अदर. ये लोग एक दूसरे से खूब जलते थे और इसका रिजल्ट क्या हुआ, वी विल स्टडी. By the last quarter of 19th century, nationalism no longer retained its idealistic, liberal, democratic sense. पहले तो ये था कि सब लोग अपने आप को एक देश का मानना चाहते थे. It became, in fact, अब it became intolerant of each other and even they were ready to go for a war. पहले तो they wanted themselves to be in a single state, लेकिन now they wanted to even go for their war. और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आया था वो आया था इन द रीजन ऑफ बाल्कन्स. द बाल्कन वॉज अ रीजन ऑफ जोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन, जहां रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मसिडोनिया, क्रोएशिया, सर्बिया, इस तरीके के लोग रहते थे और इनको बोला जाता था स्लैव्स. A large part of Balkan was under the Ottoman Empire. The spread of ideas of romantic nationalism in Balkan together with the disintegration of Ottoman made this region very explosive. All through 19th century, the Ottoman had sought to strengthen itself through modernization and internal reform, लेकिन वो लोग नहीं कर पाए. One by one, the European subject national broke away from their control and declared in, जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा था ग्रीस का. The Balkan people based their claims for independence or political or nationality and used history being subjected by foreign powers. Hence, the rebellious nationalities in Balkan thought of their struggle and attempt to win back their long lost independence. सब लोग अलग कंट्री चाहते थे. आज ये सारी कंट्रीज अलग हैं. As the different Slavic struggle to define their identity, the Balkan became an area of intense conflict. लेकिन वो आपस में एक दूसरे से जेलस होते थे और दोनों एक दूसरे के ऊपर एक्सपैंड करने की कोशिश करते थे. एंड दूसरा उनका जो एरिया था दैट वाज वेरी पावरफुल इन रिसोर्सेस. During this period, there was intense rivalry among the European powers over trade and colonies as well as naval and military might. मतलब जितने भी आपके यूरोपियन पावर्स थे, दैट इज रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, ये सब इस एरिया को अपने कंट्रोल में लाना चाहते थे. एंड दिस led to series of war which was finally called as First World War. जितने भी सुपर पावर्स है वो एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन. एंड जब वो लोग मतलब कि वॉर करने लगे, दे वर सपोर्टेड बाय स्मॉल पावर्स एंड अल्टीमेटली देयर वर टू ग्रुप्स. एक तरफ आपके
रशिया वगैरह थे, दूसरी तरफ आपके जर्मनी वगैरह थी, एंड अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड, इट रिजल्टेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। दिस क्वेश्चन आपका जो है ये रहा आपका, दिस इज द क्वेश्चन। एंड 1914 से 1918 आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रहा। Nationalism aligned with imperialism led Europe to disaster in 1914। अब imperialism क्या होता है? जो बाकी छोटी छोटी कंट्रीज थी लाइक इंडिया, श्रीलंका, दे ऑल वर कंट्रोल्ड बाय सम ऑफ द यूरोपियन पावर्स। मतलब अब धीरे धीरे वो लोग अपने एरिया को छोड़कर दूसरे जगहों पर जाने लगे जहां पर उन लोगों ने अपना कंट्रोल रखने की कोशिश की। But meanwhile, many countries in the world which had been colonized by European powers in 19 began to oppose this domination. हमारे यहाँ हुआ, the anti-imperial movement that developed everywhere were nationalist in the sense they struggled to form independent nation states and were inspired by collective national unity forged in confrontation with imperialism। जैसे हमारे यहाँ पर national मतलब की national song, national anthem, Vande Mataram. European ideas of nationalism were nowhere replicated because people everywhere developed their specific variety of nationalism. But the idea that societies should be organized into nation states came to be accepted as natural and universal, जिनको आज हम नेशन, कंट्री अलग अलग नाम से जानते, और धीरे धीरे सबको लगा कि दे शुड बिलोंग टू द एरिया टू विच दे आर हैविंग देयर कल्चर। ये जो पिक्चर है, दिस इज शोइंग द पावर ऑफ ब्रिटिश। ये बीच में जो है एंजल्स आर शोइंग बैनर ऑफ फ्रीडम, नीचे ब्रिटानिया ब्रिटिश नेशन वो ग्लोब के ऊपर बैठी है, एंड द कॉलोनीज जो है उनको टाइगर्स, एलिफेंट, फॉरेस्ट के थ्रू दिखाया है कि दे आर ऑल प्रिमिटिव एंड दे वांटेड ब्रिटेन शुड डोमिनेट ओवर दीज एरियाज। ये इस मैप का मतलब की कॉम्प्रिहेंशन है। अगर पेपर में आए तो आपको ये लिखना है, एक बार आया था बस। So this is what we call as rise of nationalism. Nationalism मतलब the growth of nation pride, अपने नेशन को प्यार करना, अपने अपने आप को किसी नेशन से रिलेट करना। तो थ्रू मेनी फॉर्म्स, चाहे वो कल्चर था, लैंग्वेज था, थ्रू नेशनल मूवमेंट था जैसे गिसप मजिनी ने किया था, अलग अलग लोगों ने जो है अपनी आवाज उठाई थी, एंड द प्रेजेंट डे फॉर्मेशन ऑफ द यूरोप वाज देयर। आज वी कैन सी यूरोप एज अ वेरी डिफरेंट नेशन। पहले देयर वाज अ कंट्री कॉल्ड यूगोस्लाविया which divided into 6 different मतलब की कंट्रीज। चेकोस्लोवाकिया जो आज 2 हिस्सों में है, चेक एंड स्लोवाकिया। पहले पोलैंड वाज पार्ट ऑफ रशिया, नाउ पोलैंड इज अ सेपरेट कम्युनिस्ट, अपना सेपरेट इंडिपेंडेंट कंट्री है। रशिया एक अलग कंट्री है, एंड देन यू हैव मेनी अदर लाइक लिथुविया, लतविया, लिथुनिया, ये सब आपके अलग अलग कंट्रीज, एंड एवरीबडी इज हैविंग देयर ओन आइडेंटिटी। Now Europe is not only the western, मतलब कि it comprises of the entire Europe continent। तो कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से स्टार्ट होकर, कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से स्टार्ट होकर स्लोली स्लोली थ्रू डिफरेंट मोड्स पीपल रेसिस्टेड अगेंस्ट द कॉलोनियल मोनार्कियल डोमिनेशन। उन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की थ्रू एजुकेशन, थ्रू रिवॉल्ट, थ्रू प्रोटेस्ट, एंड देन कैसे अलग अलग नेशन में इसका असर रहा। नेपोलियन का कोड कैसे काम कर रहा था, देन व्हाट हैपेंड आफ्टर 1815, आपका ट्रेटी ऑफ वेना में क्या हुआ, देन फ्रांस कैसे अलग हुआ, जर्मनी कैसे एक नया स्टेट बना, जर्मनी एंड प्रशिया मिलकर,
देन इटली कैसे एक आया, देन ब्रिटेन जिसको आज हम जानते हैं एज यूके, यूनाइटेड किंगडम, which comprises of England, Scotland, Welsh, Ireland, how it came into one single United Kingdom. Then how the events in the Balkan areas resulted in fierce battle leading to First World War. This is entire chapter, Rise of Nationalism in Europe. Also read all the small, pictures which are given. These have been part of our exams. हमारे मतलब कि एग्जाम्स में ये आते रहे हैं. So do go through each and every single, picture which is given. Anything can come in the exam. That is very, so this is what we call as rise of nationalism in Europe. With this, the chapter is complete along with NCERT also.